सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। भाई कैसे हो आप लोग? आप लोगों का जवाब होगा सर हम लोग बढ़िया हैं। और भाई जब आप लोग बढ़िया हैं तो हम भी बढ़िया हैं। तो फिर चलें अनसॉल्व पेपर की ओर। कौन से वाले सेट? आप बोले सर सेट नंबर 4 लगा रहे हैं फिजिक्स के अंदर। कौन सा कोड है? 346 जेबी कोड है। और इसके अंदर कहां तक प्रश्न हल कर लिए थे? तो आप जवाब दोगे सर इसके अंदर हम लोगों ने प्रश्न नंबर 2 तक हल कर लिया था। तो फिर आगे की ओर चलिए भाई। आज हम लोग कहां से फिर अध्ययन करेंगे? प्रश्न नंबर तीसरे से। और तीसरे का कौन सा? का प्रश्न। चलिए आओ समझते हैं। भैया तीसरे का प्रश्न बोल रहा है समान धारिता के 4 संधारित्र श्रेणी क्रम में 20 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। मध्य बिंदु O भू संपर्कित है। बिंदु P और Q पर विभव की गणना कीजिए। भैया P और Q पर विभव की गणना कीजिए। ये 4 संधारित्र हैं, 20 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। लेकिन यहां इधर देख रहे हैं 2 संधारित्र इधर और 2 संधारित्र इधर, इनके बीच में बेटा भू संपर्कित है बिंदु। ठीक है, तो भैया यहां पर विभव, इस पर विभव BP मान ले रहे, इस पर विभव BQ BO, यहां O है तो यहां पर ले ले O, और इस पर विभव BO और इस पर विभव बेटा हमने क्या ले लिया? BQ। तो इन दोनों विभव के बीच में अंतर बराबर होगा भैया। इन दोनों विभव के बीच में अंतर के क्यों ऐसा काहे बोलिए सर आपने? क्योंकि भैया इसलिए बोला है कि भाई पृथ्वी पर विभव शून्य होता है तो यहां पर विभव भैया शून्य हो जाएगा। तो इधर इन दोनों के बीच विभवों में अंतर बराबर हो जाएगा। इन दोनों विभवों के बीच में अंतर मतलब आप बोले सर ऐसे लिख लेंगे BP माइनस BO, BP माइनस BO बराबर हो जाएगा BO माइनस BQ। ऐसे हो जाएगा ना? ठीक है, चलिए अब भाई क्या करना है? यो BO को उधर भेज दो, इसको इधर ले आओ। तो BP ये माइनस का दूसरी ओर जाके बेटा प्लस का हो जाएगा, बराबर ये माइनस का दूसरी ओर जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये BO। तो यहां पर BP प्लस BQ बराबर 2BO। लेकिन भैया यहां पर पृथ्वी पर तो विभव भू संपर्कित है ना, BO विभव क्या भू संपर्कित है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा? विभव शून्य हो जाएगा। तो ये शून्य हो जाएगा। तो BP प्लस BO बराबर 2 इंटू में यहां विभव ये कैसा हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो 0 का किसी भी संख्या मल्टीप्लाई करो भाई 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, इसे डाल दिया हमने समीकरण नंबर 1। लेकिन भैया यहां पर ये सिरा किधर से जुड़ा हुआ? 20 वोल्ट और ये भी 20 वोल्ट से, यानी इन दोनों के बीच में जो विभवांतर है BP माइनस BQ, दोनों के बीच में जो विभवांतर है वो कितने वोल्ट का है? 20 वोल्ट का है। कितने वोल्ट का है? 20 वोल्ट का। समीकरण नंबर 2। अब करना क्या है भैया? समीकरण 1 प्लस 2। अब हम समीकरण 1 व 2 को जोड़ दे रहे हैं। तो आप बोले सर जब जोड़ रहे हो ना तो LHS जोड़िए और RHS जोड़ेंगे। चलिए, तो यहां पर LHS में BP प्लस BQ में जोड़ेंगे BP माइनस BQ बराबर RHS में 0 और प्लस 20। आप बोले सर ये प्लस का है ये माइनस का है, कैंसिल। तो BP और BP 2VP बराबर 20 प्लस 0 20, 2 दाएं 20। तो BP बराबर बेटा 10 वोल्ट। और इस BP का मान चाहे भैया समीकरण 1 में लगाए दो चाहे समीकरण 2 में लगाए दो, आपकी इच्छा। तो आप एक काम करो, चाहे समीकरण 1 में लगा दो। BP का मान समीकरण 1 में रखने पर जब रखोगे तो यहां हो जाएगा भैया BP प्लस BQ की जगह सॉरी यहां पर BP प्लस BQ बराबर कितना है? 0। BP का मान आपने 10 निकाला प्लस BQ बराबर 0। ये प्लस का दूसरी ओर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे रहे आंसर। नोट करिए भाई, इसको नोट करिएगा। इसके बाद भाई हल करने वाले हैं प्रश्न नंबर तीसरे का ख। तीसरे का ख प्रश्न बोल रहा है एम्पियर के परपथी नियम लिखकर सिद्ध कीजिए। भैया देख लो, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए 2026 के लिए, है ना। कौन सा है? एम्पियर का परिपथीय नियम।
अब भाई क्या है एम्पियर का परपथी नियम? देखो ये बिल्कुल बेटा लगभग में किसके अनुसार हो जाता है? गॉस की प्रमेय के अनुसार हो जाता है। वहां बंद पृष्ठ था या बंद पथ या क्या होगा? परपथ होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, जब आप एक बेटा चालक तार लेंगे, एक तार लेंगे, मैंने मान लिया ए बी एक तार है और आप इसमें क्या कर रहे हो? धारा प्रवाहित कर रहे हो, तो इसके चारों ओर भाई कौन उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। कौन उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, आप एक तार लोगे, तार में धारा नीचे से मैंने मान लिया ऊपर की ओर प्रवाहित कर रहे हो, तो इस तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अब मैं बात करें भाई इसका पथ, बंद पथ कैसा होगा? तो भाई तार का बंद पथ भी तो यही होगा। ठीक है, यही बंद पथ है और यही क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। तो आप बोले सर ये दोनों तो एक दूसरे के अनुदिश हो गए। ठीक है, इस तार का बेटा, तार के बिंदु O, यानी इसका केंद्र O तार के अक्ष पर स्थित है और इससे R दूरी पर हमने ले लिया बिंदु P, जहां पर बेटा यहां पर यह कौन उत्पन्न हो रहा है? चुंबकीय क्षेत्र। और कैसा? ये पथ के अनुदिश है और इस पथ की लंबाई, पूरे पथ की लंबाई क्या है? पूरे पथ की लंबाई L है। लेकिन आप बोले सर ये तो वृत्ताकार है, तो ये L बेटा किसके रूप में होगा? परिधि के रूप में होगा। और परिधि बराबर क्या होता है? परिधि बराबर हो जाएगा 2 पाई r। परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई r। ठीक है, तो अब परिभाषा क्या है? इसका जो स्टेटमेंट है, जो कथन है, वो समझते हैं। समझो, इस नियम के अनुसार किसी बंद पथ या परपथ के अनुदिश, बंद पथ या परपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन का मान, इस पथ के अनुदिश ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, इसके रेखीय समाकलन का मान उस पथ द्वारा घिरी जो नेट धारा होगी उसके मान का μ0 गुना होता है। क्या बताया? बंद पथ या परपथ के अनुदिश, बंद पथ या परपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन, यह रेखीय समाकलन का मान उस पथ द्वारा घिरी जो नेट धारा होगी उसके मान का μ0 गुना होता है। μ0 गुना होता है। यह इसका हो गया बेटा स्टेटमेंट। चलो आओ लिखते हैं। क्या लिखेंगे? लिखेंगे इस नियम के अनुसार किसी बंद पथ या परपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन का मान उस पथ द्वारा घिरी नेट धारा के मान का μ0 गुना होता है। ठीक, अब मुझको इसको सिद्ध करना है, तो सिद्ध बेटा कैसे? माना एक चालक तार AB है जिसमें धारा I प्रवाहित कर रहे हैं, तो धारा I प्रवाहित कर रहे हैं, तो इस तार से R दूरी पर कौन है? एक बिंदु है। कौन है? एक बिंदु ले लिया और जहां पर कौन उत्पन्न है? उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब आप तार में कौन से धारा प्रवाहित कर रहे हो? सीधे तार में, और सीधे तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, सीधे तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, भाई सीधे तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0 अपॉन 2 पाई I अपॉन R। एक सीधे तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए फॉर्मूला होता है B बराबर μ0 अपॉन 2 पाई I इंटू में I अपॉन R।
ठीक है, अब हम क्या करें, इसकी अगर LHS को ले लें और RHS सिद्ध कर दें तो चलिए आप बोले बिल्कुल कर देंगे। तो भी इसकी LHS में रेखीय समाकलन V इंटू में DL बराबर, अब देखो दो वेक्टरों का जो अदिश गुणन होता है वो होता है रेखीय समाकलन, ये हो जाएगा B इंटू में DL, डॉट हटेगा, यहां पर कौन आ जाएगा cos थीटा। तो आप बोलोगे कि ये जो पथ है ना, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो पथ के अनुदिश है, तो इनके बीच में अनुदिश है, तो इनके बीच में बनने वाला एंगल कितना होगा, थीटा बराबर 0। तो यहां पर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 0, तो लगाएंगे, तो रेखीय समाकलन b इंटू में dl बराबर b इंटू में dl cos और थीटा की जगह 0, cos 0 का मान बेटा कितना होता है 1, तो b इंटू में dl, b cos चुंबकीय क्षेत्र बेटा बाहर निकालेंगे, रेखीय समाकलन किसका होगा, d के सापेक्ष l का, किसका होगा d के सापेक्ष l का, और d के सापेक्ष l का समाकलन कौन होगा l, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है d के सापेक्ष x का समाकलन कौन हो जाएगा x, तो d के सापेक्ष l का समाकलन l, पर l तो हमारी परिधि है और परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई r, और इस b का मान जो निकाला वो भी लगा दो, b का मान कितना निकाला, तो b का मान निकाला म्यू नॉट अपॉन 2 पाई i अपॉन r इंटू में l की जगह लगा दो बेटा 2 पाई r। भाई दिखा, अब तो आपको दिख गया होगा भाई 2 पाई r से 2 पाई r कैंसिल, तो बचेगा म्यू नॉट इंटू में i। तो आपने भाई कौन लिया था, आप बोलो सर हमने LHS लिया था, b इंटू में dl LHS लिया था, और बराबर कौन निकला म्यू नॉट इंटू में i। तो LHS लिया, RHS को सिद्ध कर दिया, इति सिद्धम। ठीक है, नोट करिए भाई, 2 नंबर का प्रश्न था ये, नोट करिए। इसके बाद भाई तीसरे का ग प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है प्रकाश के ध्रुवण का अर्थ समझाइए तथा उपयुक्त चित्र की सहायता से ध्रुवित एवं अध्रुवित प्रकाश में अंतर दर्शाइए। देखिए समझते हैं, जो हमारा साधारण प्रकाश होता है वह चारों दिशाओं में फैलता है। भाई ये रही संचरण की दिशा, और इस पर बेटा जो प्रकाश होगा वह प्रकाश चारों दिशा, साधारण प्रकाश की बात कर रहा हूं भाई, चारों दिशाओं में फैलकर चलेगा, इस तरीके से चारों दिशाओं में फैलकर, ऐसे भी कंपन करेंगे कण, ऐसे भी करेंगे, ऐसे भी करेंगे। ठीक है, अब समझना, ये हमारा रहा भाई साधारण प्रकाश, ये हमारा कौन है साधारण प्रकाश, और इस साधारण प्रकाश को हम किससे गुजारेंगे, हम टूरमैलिन की क्रिस्टल पर डाल रहे हैं। कहां डाल रहे हैं भाई, टूरमैलिन की क्रिस्टल पर। जब हम साधारण प्रकाश को टूरमैलिन की क्रिस्टल पर गुजारेंगे तो इससे जो बेटा निर्गत प्रकाश होगा, मतलब बाहर निकलने वाला प्रकाश, अब देखो यहां पर कुछ इस तरीके से जाल है। ठीक है, अब प्रकाश तो बेटा भाई चार दिशाओं में फैल के चल रहा है, कण ऐसे भी कंपन कर रहे हैं, ऐसे भी कर रहे हैं, ऐसे भी कर रहे हैं। अब इससे बाहर कौन सा निकलेगा, तो आप बोले सर जो प्रकाश इस तरीके से कंपन करता हुआ जाएगा वो टकराएगा, यहां रुक जाएगा। जो प्रकाश कंपन करते हुए ऐसे जाएगा वो भी रुक जाएगा, इस तरीके से। अब जो प्रकाश ऐसे कंपन करते हुए जाएगा, ऐसे कंपन करते हुए जाएगा, वो इसके क्या हो जाएगा, आर पार निकल जाएगा। मतलब इससे बेटा जो निर्गत प्रकाश है वह सभी दिशाओं में न फैलकर कैसा हो रहा है, सीमित हो रहा है। कैसा हो रहा है, सीमित हो रहा है। तो भाई ऐसे प्रकाश को हम क्या बोलते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश का ध्रुवण। तो भाई हमने क्या लिखा, जब साधारण प्रकाश को टूरमैलिन की क्रिस्टल पर डाला जाता है तो निर्गत प्रकाश में जो वेक्टर है, वेक्टर के कंपन सीमित होकर, भाई कैसे हो रहे, चार दिशा में होकर कैसे हो रहे, सीमित होकर एक ही दिशा में रह जाते हैं। तो ऐसे प्रकाश को हम क्या बोलते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश। और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का ध्रुवण। ठीक है, आप लोगों का भाई समय बचाने के लिए हमने इस चीज को लिखा है। ठीक है, और हम पहले भी इस चीज को समझा चुके हैं, तो आप लोगों का भाई यह समय ज्यादा कीमती है, तो इसलिए बेटा हमने इस टॉपिक को लिखा है। अगर आप बोलोगे तो हम एक एक करके बेटा लिखा के भी चलेंगे। ठीक है, आप लोग जैसे बताओगे हम वैसे ही आप लोगों को कराएंगे सॉल्यूशन। ठीक है, नो टेंशन रही, बस कमेंट बॉक्स में बता देना आप लोगों को सॉल्यूशन कैसे बेटा पसंद है। ठीक, देखो अब क्या है, अब भाई ध्रुवित तथा अध्रुवित प्रकाश में अंतर क्या है। देखो जो अध्रुवित प्रकाश है ये बेटा हमारा तरंग संचरण है, प्रकाश संचरण की दिशा है। ये हमारे कौन सा है, प्रकाश संचरण की दिशा।
तो इस पर बेटा प्रकाश क्या होगा, जो अध्रुवित प्रकाश है वह बेटा सभी दिशाओं में फैलेगा, इस तरीके से सभी दिशाओं में बेटा फैलकर कंपन, सभी दिशाओं में कंपन करेगा। ठीक है, और यहां पर क्या होगा, ध्रुवित प्रकाश में ये सभी दिशाओं में कंपन न करके कैसा रह जाता है, सीमित रह जाता है। और वह कैसा होगा, जो प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में होते हैं, या तो तल में बेटा इस तरीके से कंपन करेंगे ऐसे, या कुछ इस तरीके से, मतलब ये प्रकाश संचरण की दिशा है तो इस पर बेटा तल में या तो कंपन ऐसे करेंगे या कंपन ऐसे करेंगे, मतलब कैसे होंगे, लंबवत। ठीक है, तो यहां पर ये कौन सा हो गया, ध्रुवित प्रकाश, और ये अध्रुवित प्रकाश। अध्रुवित प्रकाश हमारा सभी दिशाओं में बेटा क्या होता है, फैल के चलता है, और यह कैसा हो जाता है, ध्रुवित प्रकाश कैसा हो जाता है, हमारा सीमित हो जाता है। ठीक है, नोट करिए भाई, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद भाई तीसरे का घ प्रश्न क्या बोल रहा है, पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनत में आवलाक्षणिक वक्र प्राप्त करने हेतु परपथ बनाइए। अग्र अभिनत का संधि के अवक्षय परत पर प्रभाव का उल्लेख कीजिए। चलिए आप समझते हैं, देखिए यहां पर पीएन संधि डायोड कैसे कहेंगे, सबसे पहले बात ही आ रही है। देखो ये बेटा हमारा है पी क्षेत्र, और ये हमारा कौन है भाई, एन क्षेत्र। तो आप बोले सर जब पी क्षेत्र को हम एन क्षेत्र से जोड़ देंगे तो यह हमारा बन जाता है पीएन संधि डायोड। बात सही हुई कि नहीं हुई, मैंने क्या बताया, जब पी क्षेत्र को एन क्षेत्र से जोड़ देंगे तो यह हमारा क्या बन जाएगा, पीएन संधि डायोड। ठीक, पीएन संधि पी क्षेत्र में भाई होते हैं कोटर की अधिकता होती है, और कोटर की अधिकता होती है तो बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं, कोटर। बहुसंख्यक आवेश वाहक भाई पी क्षेत्र के अंदर कौन हुए, कोटर। तो अल्पसंख्यक कौन होंगे, अल्पसंख्यक आवेश वाहक। भैया किसकी कमी है, पी मतलब पॉजिटिव क्षेत्र है तो कोटर अधिक है, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो भैया इलेक्ट्रॉन। ठीक, एन क्षेत्र में भाई कौन होते हैं, एन का मतलब निगेटिव, और एन क्षेत्र में भैया होते हैं इलेक्ट्रॉन अधिक, तो बहुसंख्यक आवेश वाहक, बहुसंख्यक आवेश वाहक। और भाई कौन है, इलेक्ट्रॉन। एन क्षेत्र निगेटिव है, इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, कौन कम होंगे, आप बोले सर कोटर। ठीक है, तो अल्प संख्यक आवेश वाहक भाई कौन होते हैं, आप बोले सर कोटर होते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या होगा, जब हम भाई पी क्षेत्र को, अब हम इसके सिरों पर लगाएंगे बाह्य वैद्युत क्षेत्र। ठीक, तो हम इसके बाह्य सिरों पर लगा रहे हैं एक बैटरी, और इसमें हमने क्या किया, इसको ये पी क्षेत्र को धन टर्मिनल से और एन क्षेत्र को हमने ऋण टर्मिनल से जोड़ा। जब पी क्षेत्र को धन टर्मिनल से और एन क्षेत्र को ऋण टर्मिनल से जोड़ दोगे बाह्य वैद्युत क्षेत्र के अंदर, तो बेटा ये क्या बन जाता है, यह बन जाता है अग्र अभिनत। क्या बन जाता है भाई, अग्र अभिनत। अगर तुमसे पश्च पूछता तो पश्च में क्या करते हैं, एन क्षेत्र को धन टर्मिनल से और पी क्षेत्र को ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं। ठीक, अब बात यह हुई, तो हमने पहले वही लिखा है कि जब संधि डायोड में पी क्षेत्र को वाह्य बैटरी के धन टर्मिनल तथा एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो यह संयोजन अग्र अभिनत कहलाता है। यहां तक क्लियर हुई। अब क्या हुआ कि यहां पर भाई कोटर पे भी धनात्मक है और बैटरी का धन सिरा भी बेटा कैसा है, धनात्मक। तो दोनों भैया धनात्मक है, इनके बीच में क्या होगा भैया, प्रतिकर्षण। और ये प्रतिकर्षण होगा, और ये वाले जो कोटर होंगे वो किधर जाना शुरू होंगे, जब इनके बीच में प्रतिकर्षण है तो ये प्लस टर्मिनल की ओर तो आएंगे नहीं, प्रतिकर्षण। ठीक, तो भैया प्रतिकर्षण होगा तो ये संधि की ओर जाना शुरू होंगे। कहां होंगे, संधि की ओर आकर्षित होना शुरू। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश है भैया, ऋण टर्मिनल से जुड़ा हुआ है
तो इनके बीच में भी प्रतिकर्षण होगा, तो ये भी बेटा संध की ओर जाना शुरू हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे यह परत बेटा अप्रभावी होना शुरू हो जाएगी। परत कैसे होना शुरू हो जाएगी, अप्रभावी। और परत अब प्रभावी होना शुरू होगी, परत की चौड़ाई घटती चली जाएगी। यहां पर जो अपक्षय परत है उसकी चौड़ाई क्या होती जाएगी, घटती चली जाएगी। ठीक है, और अंततः बेटा परत टूट जाएगी और धारा का प्रवाह होना शुरू होगा। ठीक, तो हमने यहीं पर बेटा यही चीज लिखी हुई है, इसको नोट करिएगा। ठीक है, नोट करिएगा इसको।